नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्न पत्र 2 से संबंधित लोक प्रशासन। चूँकि इसका पहला पार्ट बना चुके हैं जिनमें हमने लोक प्रशासन के जो प्रशासन शब्द है उसकी अच्छे से व्याख्या किए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लोक प्रशासन की व्याख्या करने से पहले हम ये जान लेना कि प्रशासन क्या होता है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम पूरा का पूरा लोक प्रशासन की व्याख्या करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से विद्वानों ने लोक प्रशासन की क्या क्या परिभाषाएं दी है। तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो रहेगा हमारा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित आंसर राइटिंग, जिसके लिए अलग से ही प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, प्रश्न पत्र 3 और 4 अलग अलग प्लेलिस्ट, और जो प्रश्न पत्र में जो सब्जेक्ट रहता है उससे संबंधित हम उसमें वीडियो एड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोक प्रशासन अर्थ। प्रशासन को समझने के बाद हम लोक प्रशासन के अर्थ पर आते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। लोक प्रशासन के अर्थ जानने से पहले प्रशासन का अर्थ जानना। अब आज हम जानेंगे, क्योंकि प्रशासन का अर्थ हमने इससे पहले वाले वीडियो में जान गए हैं, आज हम जानेंगे लोक प्रशासन का अर्थ और परिभाषा। ठीक, लोक प्रशासन में लोक शब्द प्रशासन के साथ जुड़कर उसे सार्वजनिक बना देता है। याद रखेंगे, लोक प्रशासन में लोक शब्द प्रशासन के साथ जुड़कर उसे सार्वजनिक बना देता है, क्योंकि अकेला लोक शब्द केवल जनता से अभिप्रेरित है। ठीक है, और यदि वह प्रशासन के साथ जुड़ जाता है, लोक प्रशासन बन जाता है, तब वह सार्वजनिक हो जाता है। ठीक है, शाब्दिक अर्थों में लोक जनता का पर्याय है, आगे बताया मैंने, किंतु प्रशासन के साथ संयुक्त रूप में या उन कायदे, कानूनों, क्रियाओं, गतिविधियों, कार्यक्रमों का अर्थ ग्रहण करता है जो जनसाधारण के लिए निर्मित और संपन्न किए जाते हैं, और ऐसी एजेंसी को सरकार ही होती है जो आम जनता के हितों के लिए अस्तित्व में आती है और ये सब करती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि खाली लोक शब्द जनता का पर्याय है, किंतु प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से यह उन कायदों, कानूनों, क्रियाओं, गतिविधियों, कार्यक्रमों का अर्थ ग्रहण कर लेता है जो जनसाधारण के लिए निर्मित किया जाता है। ठीक है, और ऐसा जो करता है, जाहिर सी बात है, उसे सरकार कहा जाता है, जो आम जनता के लिए अस्तित्व में होती है और आम जनता के हित के लिए कार्य करती है। उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अतः लोक प्रशासन में लोक सरकार के अर्थ में ध्वनित होता है। ठीक है, अतः लोक प्रशासन में लोक सरकार के अर्थ में ध्वनित होता है, जबकि अकेला लोक शब्द मात्र जनता का अर्थ रखता है। ठीक है, यदि लोक प्रशासन साथ में बात करें तो उसका अर्थ सरकार के लिए ध्वनित होता है, जबकि अकेला लोक शब्द मात्र जनता का अर्थ रखता है। ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। लोक शब्द लोक प्रशासन को निजी या व्यक्तिगत प्रशासन से भी पृथक करती है। यदि खाली लोक की बात करें तो वह व्यक्तिगत प्रशासन से भी पृथक कर देगी और प्रशासन को निजी या व्यक्तिगत प्रशासन से पृथक कर देती है। इससे प्रशासन का एक व्यापक प्रक्रिया बन जाता है जिनमें निजी और लोक प्रशासन नामक 2 बड़ी प्रक्रियाएं और संरचनाएं शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज तक ऐसी कोई परिभाषा नहीं आ पाई जिस पर सभी विद्वान एक मत हो। किसी ने लोक प्रशासन की परिभाषा को संकुचित रूप में पेश किया है तो किसी ने व्यापक रूप से पेश किया है। ठीक है, इस कारण विद्वानों में एक मत नहीं है। इस कारण कोई एक भी परिभाषा ऐसा नहीं आया है जिनमें इनसे संबंधित विद्वान एक मत हो। इसीलिए ई एन ग्लैडन महोदय को कहना पड़ा कि लोक प्रशासन बहुरूपीय है, इसकी परिभाषा बहुरूपी है और इसकी परिभाषा अत्यंत कठिन है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। लोक और प्रशासन के उपयुक्त अर्थों के प्रकाश में लोक प्रशासन के अर्थ के 2 आयाम सामने आते हैं। पहला है ऐसा प्रशासन जो सरकारी क्षेत्र तक सीमित है, और दूसरा है सार्वजनिक उद्देश्यों को केंद्र में रखकर संचालित की जाने वाली प्रत्येक क्रिया प्रशासन के अंतर्गत आती है। ठीक है, लोक प्रशासन के जो ऊपर हमने परिभाषा
अर्थ दिए हैं उनमें लोक प्रशासन के अर्थ में दो आयाम सामने आते हैं। पहला वो है ऐसा प्रशासन जो सरकारी क्षेत्र तक सीमित है, और दूसरा वो है जो सार्वजनिक उद्देश्यों को केंद्र में रखकर संचालित की जाने वाली प्रत्येक क्रिया लोक प्रशासन के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे अर्थ में लोक प्रशासन मात्र सरकारी प्रशासन नहीं रह जाता, अपितु सार्वजनिक स्वरूप की निजी गतिविधियां भी इसके अंतर्गत आ जाती है। उदाहरण के लिए नगर निगम के लिए कचरा उठाने में लगी ठेकेदार कंपनी यदि क्रिया या गतिविधि के आधार पर तय करे तो कंपनी सार्वजनिक सेवाएं दे रही है। ठीक है, समझ गए होंगे। कचरा गाड़ी उठाने वाली जो कि ठेकेदारी में चलता है और उनके क्रियाविधि पे यदि ध्यान दिया जाए तो वो भी सार्वजनिक सेवाएं ही दे रही है, हमारा कचरा ले जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार स्वयंसेवी संस्थाएं सरकार के संगठनात्मक ढांचे बाहर जरूर हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार आदि सेवाएं सार्वजनिक आधार पर प्रदान करती है और ऐसा करते समय इनका ध्येय सेवा का होता है। इसी दृष्टि से एनजीओ भी लोक स्वरूप की है। वर्तमान वैश्वीकरण की प्रवृत्तियों में यह दूसरा व्यापक अर्थ ही मान्य है। ठीक है, इसी प्रकार स्वयंसेवी संस्थाएं एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा काम जो प्राइवेट संस्थाओं द्वारा किया जाता है, ना कि सरकारों द्वारा। ठीक है, तो उनका भी कार्य का ध्येय एक ही है, लोकहित। ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर लोक प्रशासन के निम्नलिखित अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहला यह सरकारी प्रशासन है। ठीक है, लोक और प्रशासन साथ में है तो उनके कार्य, उनके कानून वगैरह को ध्यान में रखकर जो नीति निर्माण होता है, उनका क्रियान्वयन होता है, तो ऐसा कार्य केवल सरकार ही करती है। ठीक है, तो उस हिसाब से यह अर्थ निकाला जाता है कि यह सरकारी प्रशासन है। दूसरा, इसमें शामिल है सरकार द्वारा संपादित की जाने वाली सभी गतिविधियां, चाहे वह नियामकी प्रवृत्ति की हो या जन कल्याण की हो या स्वच्छ भारत मिशन हो, क्योंकि प्रत्येक का उद्देश्य सार्वजनिक हित है। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन के अर्थ में जो अर्थ निकलता है, तीसरा है सरकारी वित्त द्वारा पोषित निजी संगठनों की वे गतिविधियां जो लोक प्रशासन है जिनका उद्देश्य सार्वजनिक हित है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या स्थानीय स्तर की सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्य जो सार्वजनिक प्रकृति के हो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या निजी स्तर के वे सभी एनजीओ बोल सकते हैं या संगठन बोल सकते हैं जिनका कार्य सार्वजनिक हित के हैं। उनका भी कार्यों का अर्थ ही निकाला जा सकता है सेवा। ठीक है, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय शासकीय संगठनों द्वारा संचालित गतिविधियां, उदाहरणार्थ यूएनओ, मानव अधिकार आयोग आदि के क्रियाकलाप भी लोक प्रशासन है। ठीक है, ये सब जो सरकारी संगठन, निजी संगठन आदि के क्रियाकलाप का जो कार्य है उसे भी लोक प्रशासन ही कहा जा सकता है, क्योंकि उनका भी ध्येय आम नागरिकों का हित ही करना है। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं लोक प्रशासन की परिभाषाएं। ठीक है, तो मैंने बताया लोक प्रशासन उनके संकुचित, व्यापक, परिवर्तित आदि अर्थों में परिभाषित करने की कोशिशें विद्वानों ने की है। ठीक है, लोक प्रशासन की जो परिभाषाएं हैं उनमें विद्वानों का मत एक तो है नहीं कि इनकी परिभाषा संकुचित रूप से की है, किसी ने व्यापक रूप से की है, तो किन्हीं ने परिवर्तित रूप में इनका अर्थ लिया गया है, जिससे लोक प्रशासन की अनेक परिभाषाएं हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। और इसी ही कारण E.N. ग्लेडन महोदय ने लोक प्रशासन की परिभाषा को बहुरूपीय कहा है। अब आगे बढ़ते हैं, कौन कौन विद्वानों ने क्या क्या कहा है इनके परिभाषाओं में। तो बात करते हैं L.D. वाइट। ये कहते हैं लोक प्रशासन में वे सब कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना है। ठीक, वुड्रो विल्सन कहते हैं विधि को क्रमबद्ध और विस्तृत रूप से लागू करना ही लोक प्रशासन है। ठीक है, वुड्रो विल्सन कहते हैं, ये है वुड्रो विल्सन, विधि को क्रमबद्ध और विस्तृत रूप से लागू करना ही लोक प्रशासन है। विधि के क्रियान्वयन की प्रत्येक क्रिया प्रशासनिक क्रिया है। ठीक है, विधि के क्रियान्वयन की प्रत्येक क्रिया
प्रशासनिक क्रिया है। जिस प्रकार राजनीति का संबंध नीति निर्माण से है, उसी प्रकार प्रशासन का संबंध उस नीति का क्रियान्वयन से है। ठीक है, ऐसा वुड्रो विल्सन महोदय कहते हैं, जो कि जहां तक सही है। नेता लोग का काम है सांसद भवन में बैठ के मतलब नीति का निर्माण करना, और उस नीति का क्रियान्वयन प्रशासन का काम रहता है। उस नीति को कैसे लागू किया जाए जिससे आम नागरिकों को अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो, ऐसा नीति का संचालन या क्रियान्वयन प्रशासन का होता है। ठीक है, गुडनाउ महोदय कहते हैं प्रशासन राज्य की इच्छा के क्रियान्वयन का प्रतीक है। ठीक, दिमाग महोदय बोलते हैं कानून को कार्य रूप देना ही लोक प्रशासन है। सक्षम अधिकारियों द्वारा घोषित लोक नीति को पूरा करना या लागू करना लोक प्रशासन है। ठीक है, सक्षम अधिकारियों द्वारा घोषित लोक नीति को पूरा करना या लागू करना प्रशासन है। मर्सन, जिस प्रकार राजनीति शास्त्र नीति निर्माण में जन सहभागिता को अधिकाधिक सुनिश्चित करने के श्रेष्ठ तरीका खोजता है, उसी प्रकार लोक प्रशासन नीतियों के क्रियान्वयन के श्रेष्ठ तरीके खोजता है। ठीक है, तो मर्सन महोदय कहते हैं जिस प्रकार राजनीति, वही नेता लोग जन सहभागिता के कार्य हैं जिनको सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक और अच्छे तरीके ढूंढते हैं, और उन तरीकों को अच्छे तरीके से लागू करना या क्रियान्वयन करना लोक प्रशासन का काम है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं लोक प्रशासन के नीति क्रियान्वयन के साथ नीति निर्माण भी है। एक तथ्य ये भी है। ठीक है, अलग अलग तथ्य है। तो एक तथ्य ये है लोक प्रशासन नीति क्रियान्वयन के साथ नीति निर्माण भी है। तो इस तथ्य में कौन कौन विद्वान इसका मतलब इसी तरफ से है, मतलब इस वाक्य का सपोर्ट करते हैं, वो जान लेते हैं। तो एपीएलबी, ठीक है, लोक प्रशासन नीति क्रियान्वयन के साथ नीति निर्माण भी है। तो इस तथ्य के साथ है एपीएलबी, ये कहते हैं लोक प्रशासन नीति निर्माण है। ठीक है, मार्शल डिमार्क ये कहते हैं प्रशासन सरकार के क्या। ठीक है, मार्शल डिमार्क कहते हैं प्रशासन सरकार के क्या का मतलब नीति, और कैसे मतलब उस नीति का क्रियान्वयन कैसे, दोनों से संबंधित है। ये आप समझ गए होंगे। मार्शल डिमार्क प्रशासन को कहते हैं सरकार की क्या, मतलब क्या का आशय है नीति से, क्या आशय। ठीक है, और कैसे उस नीति का कैसे क्रियान्वयन किया जाएगा, इनसे संबंधित है, इन दोनों से संबंधित है। फिटनर का भी वही मत है, लोक प्रशासन सरकार के क्या और कैसे दोनों से है, वही नीति और उस नीति का संचालन या क्रियान्वयन दोनों से है। ठीक है, तो ये जो मत है और उस एक मत में कौन कौन विद्वान है ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये भी जान लीजिए। निग्रो भी कहते हैं लोक प्रशासन लोक नीति का रचनाकार है। ठीक है, वनडे एग्जाम में इसी टाइप से ही प्रश्न पूछा जाता है। लोक प्रशासन की परिभाषा में किस विद्वान ने कहा है कि लोक प्रशासन रचनाकार है? ऑप्शन दे देगा फिफ्नर, मार्शल, निग्रो। तो आपका आंसर होना चाहिए निग्रो। निग्रो ने कहा है लोक प्रशासन लोक नीति का रचनाकार है। एफ.एम. मार्क्स अपने व्यापकतम अर्थ में लोक प्रशासन में सार्वजनिक नीति से संबंधित समस्त क्रियाएं आती है। एफ.एम. मार्क्स के अनुसार लोक प्रशासन अपने व्यापकतम अर्थ में लोक प्रशासन के सार्वजनिक नीति से संबंधित समस्त क्रियाएं आती है। आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन मात्र कार्यपालिका से संबंधित है, एक तथ्य ये भी है। अब इस तथ्य के अनुसार कौन कौन विद्वान है जो ये समझते हैं कि लोक प्रशासन का परिभाषा या लोक प्रशासन का अर्थ मात्र कार्यपालिका से संबंधित है? तो इस तथ्य के पहले सपोर्टर है लूथर गुलिक। ठीक है, अपने वास्तविक अर्थों में लोक प्रशासन प्रशासनिक विज्ञान का वह भाग है जो मुख्य रूप से सरकार के कार्यपालिका अंग से संबंधित है, जहां सरकार का कार्य मुख्य रूप से होता है। ठीक है, लूथर गुलिक भी इस तथ्य का सपोर्ट करते हैं जो कहते हैं लोक प्रशासन मात्र कार्यपालिका से संबंधित है। ठीक है, विलोबी कहते हैं राजनीति विज्ञान में प्रशासन दो अर्थ में प्रयुक्त होता है। अपने प्रथम व्यापक अर्थ में यह समस्त सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंधित है, चाहे वह किसी भी शाखा के हो।
ठीक है। विलोबी कहते हैं राजनीति विज्ञान में प्रशासन दो अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। अपने प्रथम व्यापक अर्थ में यह कहते हैं यह समस्त सरकारी कार्यों में वास्तविक संपादन से संबंधित है, चाहे वह किसी भी शाखा से संबंधित हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ये मानते हैं कि लोक प्रशासन मात्र कार्यपालिका से संबंधित है, तो वार्डो भी है जो ये मानते हैं कि लोक प्रशासन कार्यपालिका से संबंधित है। ठीक है, इनका कहना है लोक प्रशासन सभी सरकारी कार्यों के प्रबंध की कला और विज्ञान है। वार्डो महोदय कहते हैं लोक प्रशासन सभी सरकारी कार्यों के प्रबंधन, मतलब तो वही है। ठीक है, अन्य समर्थक जो ये मानते हैं कि कार्यपालिका से संबंधित है उनमें है व्हाइट, विल्सन, मार्क्स, रेमजोर, विलोबी। ये सब विद्वान भी इसी दृष्टिकोण को मानते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं लोक प्रशासन की व्यापकतम परिभाषाएं। ठीक है, जो ये मानते हैं लोक प्रशासन व्यापक है उनकी परिभाषाएं। तो पहले है निग्रो। इनके अनुसार लोक प्रशासन लोक नीति का रचनाकार है। ठीक है, दूसरा ये मानते हैं सरकार के तीनों अंगों के कार्यों और उनके परस्पर संबंधों से संबंधित है। ठीक है, ये निग्रो मानते हैं लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों और उनके कार्यों के परस्पर संबंधों से संबंधित है। तीसरा, वह सामाजिक हित के लिए सहयोगात्मक प्रयास है। ठीक, चौथा, अनेक व्यक्तिक समूहों व्यक्तियों के निकट में संबंधित है। पांचवा, निजी प्रशासन से महत्वपूर्ण आधारों पर पृथक है। निग्रो के व्यापकतम, ठीक है, व्यापकतम परिभाषा। अभी इसी के अंतर्गत एफ एम मार्क्स अपने व्यापकतम क्षेत्र में लोक प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक नीति से संबंधित सभी क्रियाएं आती है। ठीक है, एफ मार्क्स भी जो लोक प्रशासन की व्यापकतम परिभाषा है, ये भी उन्हीं के अनुसार मानते हैं। व्यापकतम क्षेत्र को व्यापकतम क्षेत्र से संबंधित मानते हैं लोक प्रशासन। एक और वैज्ञानिक है, विद्वान है फीफनर। इनके अनुसार पहला है लोक प्रशासन का अर्थ है व्यक्तियों के प्रयत्नों में इस प्रकार तालमेल उत्पन्न करना कि वे मिलकर कार्य करें ताकि सरकार के कार्य हो सके। ठीक है, फीफनर भी व्यापकतम क्षेत्र से संबंधित है लोक प्रशासन के परिभाषा में, जो मानते हैं लोक प्रशासन व्यापक है। तो प्रशासन में वे सभी क्रियाएं आ जाती है, चाहे वे तकनीकी हो या विशिष्ट, जैसे टकसाल से सिक्के ढालना, स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक सरा मशीन का संचालन करना या पुल निर्माण करना। ठीक है, इनका दूसरा तथ्य है लोक प्रशासन में लाखों कार्मिकों की क्रियाओं का निर्देशन, निगरानी संबंधी प्रबंध भी शामिल है ताकि कुशलता और व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। ठीक, तीसरा है लोक प्रशासन सरकार की क्या और कैसे दोनों से संबंधित है। ठीक है, मतलब ये व्यापकतम क्षेत्र मानते हैं लोक प्रशासन को, जो कि ये मानते हैं नीति का निर्माण और उस नीति का क्रियान्वयन दोनों से संबंधित है। ठीक है, जहाँ पे पूरा संबंधित हो वो व्यापकतम ही कहलाएगा, ना कि संकुचित। संकुचित में कोई एक क्षेत्र ही चुना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो व्यापकतम क्षेत्र को मानते हैं उनमें है दिमाग और कोइनी। ठीक है, इनके अनुसार लोक प्रशासन एक अध्ययन विषय के रूप में प्रशासन उन सरकारी कार्यों के प्रत्येक पहलू की परीक्षा करता है जो लोक नीति या कानून को लागू करते हैं। ठीक है, दूसरा है एक प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन का अर्थ उन प्रयत्नों से है जो किसी संस्था में सत्ता क्षेत्र की प्राप्ति से लेकर अंतिम मीट रखने तक किए जाते हैं। तीसरा है एक व्यवसाय के रूप में लोक प्रशासन सार्वजनिक संस्था के कार्यों का संगठन और संचालन है। ठीक है, बात करते हैं वार्डो की। तो इनका कहना है लोक प्रशासन विभिन्न कार्यों में लगे मनुष्य के मध्य सहयोग उत्पन्न करने वाला मानवीय पहलू है। दूसरा, यह सरकारी कार्यों के प्रबंध की कला और विज्ञान है, ऊपर बताए थे। वार्डो लोक प्रशासन को सैद्धांतिक रूप से विज्ञान नहीं मानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन विद्वान लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानते हैं सैद्धांतिक रूप से, तो आपका आंसर होना चाहिए वार्डो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परिभाषाओं के वर्गीकरण। अब इतने सारे परिभाषाएं हैं और परिभाषाओं में भी मतभेद है। कोई संकुचित रूप से देखता है, कोई व्यापक रूप से देखता है।
ठीक है, कोई परिवर्तित रूप से देखता है, तो इनका वर्गीकरण कर लेते हैं। तो एपी शर्मा ने विद्वानों की परिभाषाओं को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है। उम्मीद करता हूं ये आप समझ रहे होंगे। एपी शर्मा ने विद्वानों की परिभाषाओं को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है। प्रथम वर्ग, ठीक, बात करते हैं प्रथम वर्ग। तो प्रथम वर्ग में वो क्षेत्र रखा है जो ये मानते हैं कि प्रकृति, लोक प्रशासन की प्रकृति व्यापक है और क्षेत्र संकुचित है। ठीक है, प्रथम वर्ग वो है इसमें लोक प्रशासन की प्रकृति व्यापक माना गया है और क्षेत्र संकुचित माना गया है। तो इसके अंतर्गत एल.डी. व्हाइट की परिभाषा को इस वर्ग में रखा गया है। यह सभी कार्यों को प्रशासन की परिधि में रखता है, लेकिन इसका क्षेत्र मात्र नीति क्रियान्वयन तक सीमित कर देता है। ठीक है, जो लोक प्रशासन की प्रकृति है व्यापक है और क्षेत्र सीमित है, उस वर्ग में एल.डी. व्हाइट की परिभाषा को रखा गया है एपी शर्मा ने। ठीक है, जो कि मानते हैं कार्यों की प्रशासन की परिधि में रखती है, लेकिन इसका क्षेत्र मात्र नीति क्रियान्वयन तक सीमित कर देता है। द्वितीय वर्ग होता है जिसमें लोक प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र दोनों संकुचित समझा जाता है। ठीक है, तो मर्सन की परिभाषा को इसमें रखा गया है। मर्सन प्रशासन की मात्र कार्य करवाने तक को सीमित करता ही है। ठीक है, प्रकृति जिसमें लोक प्रशासन की परिभाषा में उसकी प्रकृति और क्षेत्र दोनों संकुचित मानते हैं, उस क्षेत्र में मर्सन की परिभाषा को इसमें रखा गया है। ठीक है, जो मानते हैं मर्सन प्रशासन को मात्र कार्य करवाने तक तो सीमित करता ही है, उसका क्षेत्र भी नीति क्रियान्वयन मात्र मानता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तृतीय वर्ग। तो तृतीय वर्ग में लोक प्रशासन की परिभाषा में मतलब लोक प्रशासन की प्रकृति संकुचित और क्षेत्र व्यापक मानते हैं। ठीक है, तृतीय क्षेत्र वो है जिसमें लोक प्रशासन की प्रकृति संकुचित समझा गया है और क्षेत्र व्यापक समझा गया है। ठीक है, तो शर्मा जी ने इसमें लूथर गुलिक की परिभाषा को रखा है। गुलिक भी प्रशासन को कार्य करवाने वाले प्रबंधकीय वर्ग तक सीमित करता है, लेकिन मानता है कि प्रशासनिक कार्यवाहियां कार्यपालिका के बाहर अन्य अंगों से भी होती है। ठीक है, तृतीय वर्ग वो है जिसमें लोक प्रशासन की प्रकृति संकुचित है और क्षेत्र व्यापक है। इससे भी डायरेक्ट प्रश्न बनता है दोस्तों, तो ये सब वर्गों को भी आप अच्छे से रीड करेंगे, हो सके तो नोट बनाएं। और ऐसे तो हम नोट प्रोवाइड करेंगे ही, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो आप अपने से बनाते हैं नोट्स तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, बात करते हैं चतुर्थ वर्ग की। तो इस वर्ग में उसकी लोक प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र दोनों व्यापक बोला गया है, और इस वर्ग में डिमाक और फिफ्नर के परिभाषा को रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लोक प्रशासन की आधुनिक परिभाषा जान लेते हैं। तो लोक प्रशासन का स्वरूप उनके जन्म से लेकर विगत 100 वर्षों तक निरंतर बदलता रहा है। इसी प्रकार इसकी परिभाषाओं में भी अंतर आते रहे हैं। ठीक है, और ये अंतर आगे आते भी रहेगा, क्योंकि हर विद्वान का मत एक तो हो नहीं सकता। कोई इसे संकुचित में सोचता है, कोई सोचता है व्यापक है, तो कोई परिवर्तित सोचता है। ठीक है, इस दौरान इनकी परिभाषाओं का दूसरा मुद्दा कार्यपालिका बनाम तीनों अंगों का शामिल करने या छोड़ने का रहा। साइमन जैसे व्यवहारवादियों ने भी उसे कार्यपालिका तक ही सीमित रखने में लोक प्रशासन की भलाई देखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाल्डो, फिफ्नर, डिमाक, निग्रो जैसे विचारकों ने लोक प्रशासन को मात्र एक तकनीकी प्रक्रिया के स्थान पर विषय वस्तु की जानकारी से भी उतना ही संबंधित माना। विषय वस्तु या आधारभूत पाठ्य सामग्री से आशय होता है वह क्षेत्र जहां प्रशासन काम करता है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक विचारधारकों ने इसी जानकारी को परिभाषा में अधिक महत्व देना शुरू किया। इस जानकारी को लोक प्रशासन की आधारभूत पाठ्य सामग्री से आशय वह क्षेत्र जहां प्रशासन काम करता है। ठीक है, इसके प्रवेश से लोक प्रशासन का क्षेत्र और प्रकृति दोनों काफी व्यापक हो गए। अब उस दायरे में हर वह बात आ गई जिसका आंशिक या अधिक सार्वजनिक आधार होता है। दूसरे शब्दों में लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों के काम तो शामिल है ही,
उन निजी संगठनों के काम भी शामिल होने लगे हैं जिनका सार्वजनिक वित्त पोषण होता है या सार्वजनिक सेवा प्रदाय से कोई संबंध होता है। ठीक है, अब लोक प्रशासन में खाली सरकारी काम के अलावा वो संगठन, निजी संगठन, एनजीओ भी शामिल किए गए हैं जिनका मेन उद्देश्य यही होता है कि आम नागरिकों की सेवा करना। ठीक, अब यह भी मान लिया गया है कि लोक प्रशासन नीति निर्माण में भी भाग लेता है, साथ ही वह उन मूल्यों में भी बंधा होता है जो राजनीति परिवेश तय करता है। स्पष्ट है कि अब लोक प्रशासन की वह कोई भी परिभाषा स्वीकार्य होगी जो उक्त सभी बातों को समाविष्ट करते हुए व्यापक और व्यावहारिक अर्थ रखे। लोक प्रशासन आज अपनी विषय वस्तु और स्वरूप के जिस मुकाम पर है वहां उसे किसी भी परिभाषा में नहीं समेटा जा सकता। वस्तुतः एक गतिशील और विकासमान विषय के लिए तदनुरूप परिभाषा की जरूरत है। ठीक है, अतः लोक प्रशासन की परिभाषा में निम्नलिखित तथ्य शामिल किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लोक प्रशासन की परिभाषा में कौन से तथ्य शामिल किए जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न बनता है, तो ये सब आप बारीकी से ध्यान देंगे। और मैं तो चाहूंगा कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट की पीसीएस सर्विसेज में जो लिस्ट है उनमें हिंदी मीडियम वाले छात्रों की संख्या अधिक हो, क्योंकि अभी तक स्टेट मतलब यूपीएससी की बात तो छोड़ो, स्टेट पीसीएस में भी, पीएससी में भी हिंदी मीडियम की अपेक्षा अंग्रेजी मीडियम वाले स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदी मीडियम वाले भी अच्छा परफॉर्मेंस करें। आगे बढ़ते हैं कि लोक प्रशासन की परिभाषा में कौन कौन से तथ्य शामिल किए जाते हैं। तो पहला है सरकार के सभी अंगों से संबंधित कार्य। दूसरा है नीति क्रियान्वयन के साथ नीति निर्माण में लोक प्रशासन की भूमिका। तीसरा है प्रबंधकीय, मानवीय, तकनीक, क्लोरिकल सभी गतिविधियां अर्थात उच्च से लेकर निम्न स्तर तक के कार्मिकों के समस्त कार्य। ठीक है, प्रबंधकीय, मानवीय, तकनीकी, क्लोरिकल सभी गतिविधियां अर्थात उच्च से लेकर निम्न तक स्तर तक के कार्मिकों के समस्त कार्य। ठीक है, चौथा है लोक प्रशासन के नेतृत्व में संचालित संगठनों और सार्वजनिक वित्त पोषित निजी क्षेत्र की गतिविधियां। पांचवा है सार्वजनिक वित्त से पोषित स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्य आदि तथ्य लोक प्रशासन के परिभाषा में सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये थी लोक प्रशासन की कुछ परिभाषा। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगी, और यदि आपको पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मैटर करता है। धन्यवाद।